हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का लेसन द होम कमिंग अर्थात घर वापसी, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। लेट अस स्टार्ट द लेसन The Homecoming by Rabindranath Tagore. Paragraph 1. Phatik Chakravarti was ringleader among the boys of the village. ringleader का मीनिंग होता है मुखिया, अर्थात फटिक चक्रवर्ती गांव के बच्चों का मुखिया था। A new mischief got into his head. मिस्चीफ का मीनिंग होता है शरारत, तो उसके दिमाग में एक नई शरारत सूझा। There was a heavy log lying on the mud flat of the river waiting to be shaped into a mast for a boat. लाग का मीनिंग होता है लट्ठा, लकड़ी का जो लट्ठा होता है, और हैवी का मीनिंग होता है भारी भरकम। There was a heavy log, तो वहाँ पर एक बड़ा सा लट्ठा पड़ा हुआ था। लाइंग माने पड़ा हुआ था। ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर, नदी के कीचड़युक्त पानी में। वेटिंग और इंतज़ार किया जा रहा था। टू बी सेव्ड इनटू ए मास्ट फॉर ए बोट, कि उस लट्ठे का इस्तेमाल बोट अर्थात नाव के मास्ट बनाने में किया जाएगा। मास्ट का मीनिंग होता है मस्तूल, बोट अर्थात नाव, नाव का मस्तूल शेप माने बनाने में उस लट्ठे का प्रयोग किया जाने वाला था। He decided that they should all work together. अब इस लाइन में यह अर्थ है कि उसने निर्णय लिया। किसने निर्णय लिया? फटिक चक्रवर्ती ने। क्या उसने निर्णय लिया? They should all work together, कि उन सभी को एक साथ काम करना चाहिए। टू शिफ्ट द लॉग, किस कार्य में उनको एक साथ करना चाहिए? शिफ्ट कर देना चाहिए। शिफ्ट का मतलब होता है हटाकर दूसरी जगह रख देना। द लॉग अर्थात वह लट्ठा जहाँ पर था उसे शिफ्ट करके हटाकर किसी दूसरी जगह रख दिया जाए। यही निर्णय फटिक चक्रवर्ती ने लिया। बाई मेन फोर्स, मुख्य बल लगाकर। फ्रॉम इट्स प्लेस, उसकी जगह से। एंड रोल इट अवे, और इसे लुढ़काकर कहीं दूर ले जाकर रख दिया जाए। तो फटिक चक्रवर्ती ने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि उन सभी को, फटिक चक्रवर्ती और उसके साथ जो सारे बच्चे थे, एक साथ मेन फोर्स के साथ, पूरे बल के साथ कार्य करना चाहिए। उस लट्ठे को उसकी जगह से हटाकर लुढ़काकर किसी दूसरी जगह रख दिया जाए। अब चूँकि फटिक चक्रवर्ती एक शरारती लड़का था, तो यही दिमाग में उसके शरारत सूझी कि उस लट्ठे को हटाकर किसी दूसरी जगह रख दिया जाए। अगर उस लट्ठे को हटा देते हैं तो परिणाम क्या होगा? द ओनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री, तो उस लट्ठे का जो मालिक है, ओनर है, वुड बी एंग्री, वह नाराज हो जाएगा। एंड सरप्राइज्ड, और आश्चर्यचकित हो जाएगा। जब वह नदी के किनारे आएगा, देखेगा कि हमारा लाग यानी कि लट्ठा वहाँ नहीं है, तो वह एंग्री हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, सरप्राइज्ड हो जाएगा, आश्चर्यचकित हो जाएगा। एंड दे वुड ऑल इंजॉय द फन, और उस दशा में फटिक चक्रवर्ती और उसके साथी वहाँ पर एंजॉय करेंगे, जो उनको फन मिलेगा, आनंद मिलेगा। Everyone seconded the proposal. अब सारे बच्चों ने फटिक चक्रवर्ती के इस प्रपोजल का, प्रस्ताव का सेकेंडेड किया, यानी कि समर्थन किया। सेकेंडेड यहाँ पर समर्थन करना, सपोर्ट करना। एंड इट वाज कैरिड यूनैनिमसली, और उस लट्ठे को, यूनैनिमसली का अर्थ होता है सर्वसम्मत से, उसको वहाँ से हटाकर दूसरी जगह ले जाया गया। इट वॉज कैरिड यूनैनिमसली। एवरीवन सेकेंडेड द प्रपोजल, प्रत्येक लड़के ने उस प्रपोजल का, उस प्रस्ताव का समर्थन किया।
एंड इट वॉज कैरिड यूनानिमसली, और सर्वसम्मत से यह प्रस्ताव पारित हुआ। अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, लेकिन जैसे ही उनका मनोरंजन शुरू होने वाला था, माखन, फटिक्स यंगर ब्रदर, फटिक का छोटा भाई माखन वहाँ पर आ गया। सांटेड अप का अर्थ होता है वहाँ पर आ गया। बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, माखन, फटिक्स यंगर ब्रदर सांटेड अप, लेकिन जैसे ही वह फन, उन लोगों का मनोरंजन शुरू होने वाला था, माखन अर्थात फटिक का छोटा भाई वहाँ पर आ गया। एंड सैट डाउन ऑन द लॉग, और माखन आकर उस लट्ठे पर बैठ गया। इन फ्रंट ऑफ देम, उन सभी लड़कों के सामने। विदाउट ए वर्ड, बिना कोई शब्द कहे आकर उस लट्ठे पर बैठ गया। द बॉयज वर पजल्ड फॉर ए मोमेंट, अब सारे के सारे लड़के बिल्कुल भ्रमित हो गए, पजल्ड हो गए, घबरा गए, यह क्या हो रहा है। ही वॉज पुश्ड rather timidly by one of the boys and told to get up, but he remained quite unconcerned. He was pushed, उसे धक्का दिया गया। किसको? माखन को। rather timidly, डरते हुए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि माखन को उस लट्ठे पर से हटा दिया जाए, लेकिन एक लड़के ने उसको पुश किया, टिमिडली, डरते हुए। बाई वन ऑफ द बॉयज, उन लड़कों में से एक लड़के ने माखन को पुश किया, धक्का देने का प्रयास किया, लेकिन वह भी टिमिडली, डरते हुए। एंड टोल्ड टू गेट अप, और उस लड़के ने माखन से कह दिया कि वह उठ जाए। बट ही रिमेंड क्वाइट अनकंसर्न्ड, लेकिन माखन बिल्कुल चिंतित नजर नहीं आया। ही अपीयर्ड लाइक ए यंग फिलासफर, वह तो प्रतीत हो रहा था जैसे कि कोई युवा फिलासफर हो, दार्शनिक हो, मेडिटेटिंग, और वह तपस्या कर रहा हो। ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स, फ्यूटिलिटी माने व्यर्थता, खेल की व्यर्थता पर, मानो कि वह तपस्या कर रहा हो। इस लाइन का मीनिंग एक बार पुनः मैं समझा देता हूँ। ही अपीयर्ड लाइक ए यंग फिलासफर, वह एक युवा दार्शनिक की तरह दिखाई दे रहा था। कौन? माखन, क्योंकि वहीं आकर लट्ठे पर बैठ गया, तो वह ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे कि मानो कोई यंग फिलासफर हो, और वह क्या कर रहा हो? बैठकर मेडिटेशन कर रहा हो, अर्थात तपस्या कर रहा हो। ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स, किस बात पर तपस्या कर रहा हो? गेम की व्यर्थता पर। फटिक वॉज फ्यूरियस, अब फटिक बहुत क्रोधित था। माखन ही क्राइड, वह चिल्लाया। उसका बड़ा भाई फटिक चिल्लाया, माखन, इफ़ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट आई शैल थ्रैश यू, यदि तुम इस मिनट नहीं उतरते हो, आई शैल थ्रैश यू, मैं तुम्हें पीट दूंगा। माखन वनली मूव्ड टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन, अब फटिक की बातों को सुनकर माखन पर क्या असर पड़ा, इस लाइन में हम देखते हैं। माखन ने क्या किया? वनली मूव्ड टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन, माखन और आरामदायक पोजीशन, और आराम से उस लट्ठे पर बैठ गया। नाउ इफ फटिक वाज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी फॉर द पब्लिक, अब फटिक के सामने उसकी डिग्निटी अर्थात सम्मान बचाने का प्रश्न हो गया। बिफोर द पब्लिक, पब्लिक के सामने, उन बच्चों के बीच में, क्योंकि उसकी बात को माखन ने नहीं माना। तो फटिक वाज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक, अब फटिक के सामने चुनौती हो गई कि पब्लिक के सामने वह अपनी डिग्निटी को, सम्मान को बचाए। इट वॉज क्लियर, यह स्पष्ट था। ही आट टू कैरी आउट हिज थ्रीट, थ्रीट माने होता है धमकी। अब स्पष्ट था कि उसने जो उसे थ्रीट दिया था, धमकी दिया था, ऊपर उसने धमकी दिया था ना कि यदि तुम इसी मिनट नहीं उतरते हो तो मैं तुम्हें पीट दूंगा, तो वही धमकी उसने निर्णय लिया कि उस धमकी को जारी रखेगा। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। फेल्ड माने असफल हो गई, उसकी हिम्मत, साहस उसका असफल हो गया। एट द क्राइसिस, उस संकट के समय। हिज फर्टाइल ब्रेन, उसका जो दिमाग था, और कैसा दिमाग था? फर्टाइल अर्थात सोच से भरा हुआ, अच्छे सोच से भरा हुआ। हाउएवर,
rapidly seized upon a new maneuver which would discompete his brother and afford his followers and added amusement. His fertile brain, however, rapidly seized upon a new maneuver. इस लाइन का मीनिंग है कि उसके फर्टाइल ब्रेन में एक रैपिडली तेज गति से सीज्ड अपान ए न्यू मैन्यूअर, एक नया सोच उत्पन्न हुआ, विच वुड डिसकम्फीट हिज ब्रदर, और उस विचार से उसका ब्रदर, उसका भाई अर्थात माखन डिसकम्फीट हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर्स एंड एडेड अम्यूजमेंट। और फिर परिणाम क्या होगा कि फटिक के जो फॉलोअर्स हैं, उसके जो समर्थक हैं, उनको अम्यूजमेंट मिल जाएगा, मनोरंजन मिल जाएगा। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड टू रोल द लॉग एंड माखन ओवर टुगेदर। अब फटिक चक्रवर्ती के दिमाग की उपज देखिए, उसने आदेश दे दिया। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड, कमांड अर्थात आदेश, उसने आदेशित कर दिया सभी लड़कों को कि रोल द लॉग, उस लट्ठे को लुढ़का दो, एंड माखन ओवर, और साथ में माखन को भी ढकेल दो, टुगेदर एक साथ। माखन हियर्ड द ऑर्डर, माखन अब उस आदेश को सुना, एंड मेड इट ए पॉइंट ऑफ ऑनर, अब उसने भी अपने सम्मान की बात को स्टिक कर लिया, वह अपने सम्मान की बात से चिपक कर टिका रहा। बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फ्रेम इन अदर मैटर्स, बट देयर वाज पेरिल इन इट। बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट, लेकिन उसने इस तथ्य से नज़रअंदाज किया, जैसे कि दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम, जो अर्थली फेम का प्रयास करते हैं, इन अदर मैटर्स, दूसरे मामलों में, दैट देयर वाज पेरिल इन इट, कि इस कार्य में खतरा था। The boys began to heave at the log with all their might, calling out 1, 2, 3, go। इस पैराग्राफ में हम देखते हैं द बॉयज, उन लड़कों ने, बिगेन टू हीव एट द लॉग, उस लट्ठे को ढकेलना शुरू किए, विथ ऑल देयर माइट, अपनी सारी शक्ति से, कॉलिंग आउट, पुकारते हुए कि 1, 2, 3 गो, इस तरीके से पुकारते हुए पूरी शक्ति से लट्ठे को ढकेलने का प्रयास उन बच्चों ने किया। एट द वर्ड गो, जैसे ही उन्होंने गो बोला, द लॉग वेंट, लट्ठा लुढ़क गया, एंड विथ इट, और इसी के साथ, वेंट माखन्स फिलॉसफी, इसी के साथ माखन का दर्शन भी चला गया, ग्लोरी, उसकी शान भी चली गई, एंड ऑल, और सब कुछ। All the other boys shouted themselves hoarse with delight। अब सारे बच्चों ने, फटिक चक्रवर्ती के साथ ही जितने भी 7 बच्चे थे, shouted themselves hoarse with delight, आनंद का उनके ठिकाना न रहा, वे लोग खुशी मनाने लगे। बट लेकिन फटिक वाज ए लिटिल फ्राइटेंड, लेकिन फटिक थोड़ा सा भयभीत था। फ्राइटेंड का मीनिंग होता है भयभीत। ही न्यू, वह जानता था, व्हाट वाज कमिंग, कि अब आगे क्या होने वाला है, एंड, और श्योर इनफ, और निश्चित ही, माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ, माखन मातृभूमि से उठा, ब्लाइंड एज फेट, भाग्य की तरह बिल्कुल ब्लाइंड, एंड स्क्रीमिंग, और चीखते हुए, लाइक द फ्यूरीज, जैसे कोई क्रोधित व्यक्ति हो, उसी तरह चीखते हुए, ही रस्ड एट फटिक, वह दौड़ते हुए फटिक की तरफ गया, स्क्रैच्ड हिज फेस, उसका चेहरा नोच लिया, खरोच दिया उसके चेहरे पर, एंड बीट हिम, और उसको पीटा, एंड किक्ड हिम, और उसको लात भी मारा। ये छोटा भाई माखन ऐसा सब कुछ फटिक के साथ कर रहा है कि उसका चेहरा स्क्रैच कर रहा है, उसको बीटिंग कर रहा है, उसकी पिटाई कर रहा है, एंड किक्ड हिम, उसको लात भी मार रहा है, एंड देन वेंट क्राइंग होम, और फिर इतना करने के पश्चात रोते हुए घर चला गया। फटिक को मारा भी और फिर रोने लगा और रोते हुए घर चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर, तो ड्रामा का जो पहला एक्ट था यहीं पर समाप्त होता है। फटिक वाइप्ड हिज फेस, अब फटिक ने क्या किया, उसने अपने चेहरा को पोंछा,
एंड सैट डाउन और नीचे बैठ गया ऑन द एज ऑफ, एज का मीनिंग होता है किनारा, ऑफ ए संकेन बार्ज, बार्ज का अर्थ होता है एक छोटी सी नाव और संकेन का मीनिंग होता है डूबा हुआ। तो एक छोटी सी नाव थी, वह थोड़ी सी डूबी हुई थी, उसके किनारे पर फटिक चक्रवर्ती बैठ गया ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे, एंड बिगेन टू च्यू अ पीस ऑफ ग्रास, और घास का एक टुकड़ा चबाने लगा, एक घास का टुकड़ा उठाकर उसे चबाने लगा। उसी समय ए बोट केम अप टू द लैंडिंग, एक नाव वहाँ पर किनारे रुकने के लिए आई, एंड ए मिडिल एजेड मैन, और एक मिडिल एज का आदमी विथ ग्रे हेयर, जिसके बाल भूरे थे, एंड डार्क मस्टैक, और जिसकी काली मूछें थी, स्टेप्ड ऑन शोर, उस नदी के तट पर कदम रखा। ही सा द बॉय सीटिंग देयर, उसने उस लड़के को वहाँ पर बैठा हुआ देखा, डूइंग नथिंग, और वह लड़का कुछ कर नहीं रहा था, एंड आस्क्ड हिम, और उस व्यक्ति ने उससे पूछा कि वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड, कि चक्रवर्ती लोग कहाँ पर रहते हैं। फटिक वेंट ऑन चीविंग द ग्रास, और फटिक घास को चबाना जारी रखा, एंड सेड, और उसने कहा ओवर देयर, वहाँ पर, ओवर देयर का मतलब वहाँ पर, बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड, लेकिन यह बहुत ही असंभव था बताना कि वह किस तरफ इशारा किया। उसने यही कहा कि वहाँ पर, लेकिन किस तरफ इशारा किया उसका इशारा का पता नहीं चला। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, फिर उस अजनबी ने उससे पुनः पूछा। ही स्वंग हिज लेग्स टू एंड फ्रो ऑन द साइड ऑफ द बार्ज, अब फटिक चक्रवर्ती ने क्या किया, अपने दोनों पैरों को स्वंग हिला रहा था, टू एंड फ्रो, इधर उधर, ऑन द साइड ऑफ द बार्ज, नाव के दोनों तरफ, एंड सेड, और कहा, गो एंड फाइंड आउट, जाइए और पता लगाइए। उस व्यक्ति से जो भूरे बालों वाला था, जो नदी के किनारे आया, उसने कहा, उससे कहा, फटिक ने उससे कहा कि गो एंड फाइंड आउट, जाओ और जाकर आप पता लगाइए, एंड कंटिन्यू टू च्यू द ग्रास एज बिफोर, और पहले की तरह वह घास को चबाना जारी रखा। फिर हम नेक्स्ट पैराग्राफ चलते हैं। बट नाउ अ सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस, उसी क्षण घर से एक नौकर आता है, नदी के किनारे जहाँ पर फटिक चक्रवर्ती अभी भी एक डूबी हुई नाव पर बैठा हुआ था, वहाँ पर एक नौकर आता है, और इस परिस्थिति में माखन तो रोते हुए घर चला गया, और वह आदमी जो भी आया था उससे चक्रवर्ती का घर पूछ रहा था, वह भी वहाँ चला गया, फटिक अकेला था। तो नौकर वहाँ पर आया एंड टोल्ड फटिक हिज मदर वांटेड हिम, और उसने फटिक से कहा कि उसकी माँ उसे बुला रही है। फटिक रिफ्यूज टू मूव, अब फटिक ने मना कर दिया कि वह नहीं जाएगा, बट लेकिन द सर्वेंट वॉज द मास्टर ऑफ दिस अकेजन, लेकिन नौकर इस क्षण का मालिक था। ही टूक फटिक अप रफली, तो इस बार उसने फटिक को रफली ले गया, एंड कैरीड हिम, और उसे उठाकर ले गया, किकिंग, लात मारते हुए उसे ले गया, एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेस, और अपनी भाव भंगिमा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में संघर्ष करते हुए उसे पकड़कर उसे वहाँ से ले गया। When फटिक केम इन टू द हाउस, जब फटिक घर में प्रवेश किया, हिज मदर saw him, उसकी माँ उसे देखी, सी कॉल्ड आउट एंग्रीली, अब उसकी माँ गुस्से में उसे बोली, सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, तो तुमने माखन को दोबारा पीटा। फटिक आंसर्ड इंडिग्नेंटली, इंडिग्नेंटली का मीनिंग होता है गुस्से में, क्रोध में। तो फटिक ने क्रोध में उत्तर दिया, नो नहीं, आई हैवेंट, मैंने नहीं पीटा। हु टोल्ड यू दैट, आपको किसने बताया। तो फटिक ने जवाब दिया कि नहीं, आई हैवेंट, मैंने तो नहीं पीटा। हु टोल्ड यू दैट, आपको किसने बताया। हिज मदर साउटेड, फिर अब उसकी माँ चिल्लाने लगी, डोंट टेल लाइज, झूठ मत बोलो, यू हैव, कि तुमने नहीं पीटा है।
फटिक सेड सडनली, अब फटिक अचानक बोला, आई टेल यू, मैं तुमसे कहता हूँ, आई हैवंट, मैंने नहीं पीटा है। यू आस्क माखन, तुम माखन से पूछ सकती हो। बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, लेकिन माखन ने सोचा कि जो उसने प्रीवियस स्टेटमेंट दिया है अपनी माँ के सामने, जो पहले, प्रीवियस का अर्थ होता है पूर्व, स्टेटमेंट का मतलब कथन यानी कि बयान, तो माँ के सामने जो उसने पहले बयान दिया है उसी अपने दिए गए बयान पर अडिग रहेगा। ही सेड, उसने कहा, अर्थात माखन ने कहा, यस मदर फटिक डिड हिट मी, हाँ माँ फटिक ने मुझे पहले पीटा। फटिक्स पेशेंस वाज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, अब फटिक का धैर्य टूट रहा था। ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस, वह इस अन्याय को नहीं सुन सकता था। ही रश्ड एट माखन, वह तेजी से दौड़ते हुए माखन की तरफ गया। एंड हैमर्ड हिम विथ ब्लोज, और थप्पड़ पर थप्पड़ जड़ दिया। टेक दैट, यह लो, ही क्राइड, उसने चिल्लाया, फटिक ने चिल्लाया, टेक दैट, एंड दैट, ये लो और लो और लो, फॉर टेलिंग लाइज, झूठ बोलने के लिए। तो झूठ बोलने के लिए माखन को थप्पड़ पर थप्पड़ जड़ दिया। उसी अगले पैराग्राफ में देखते हैं, हिज मदर टूक माखन साइड इन अ मोमेंट, एक क्षण के लिए उसकी माँ ने माखन का पक्ष लिया। एंड पुल्ड फटिक अवे, और फटिक को दूर खींच कर ले गई। बीटिंग हिम विथ हर हैंड्स, और उसे अपने हाथों से पीटने लगी। व्हेन फटिक पुश्ड हर साइड, शी शाउटेड आउट, और जब फटिक ने अपनी माँ को एक तरफ धकेलना चाहा तो शी शाउटेड आउट, उसकी माँ चिल्लाई, व्हाट आई यू लिटिल विलेन, वुड यू हिट योर ओन ब्रदर, तुम कितने दुष्ट हो, क्या तुम अपने छोटे भाई को पीटोगे। इट वॉज जस्ट एट द क्रिटिकल जंक्चर दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड, और इसी क्षण, इसी संघर्ष के क्षण, विवाद के क्षण, वह भूरे बालों वाला अजनबी व्यक्ति अराइव, उनके मकान में प्रवेश कर गया। ही आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज, उसने पूछा कि क्या बात है। फटिक लुक्ड सीपीस, और अब फटिक थोड़ा सा डरा हुआ, डरपोक स्वभाव वाला, एंड असेम्ड, और लज्जित महसूस कर रहा था। बट व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक, लेकिन जब उसकी माँ एक कदम पीछे खींचती है, एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, और उस अजनबी को देखती है, हर एंगर वाज चेंज्ड टू सरप्राइज, उसका क्रोध आश्चर्य में बदल गया। फार शी रिकॉग्नाइज्ड हर ब्रदर, क्योंकि वह उसे पहचान गई, अपने भाई को पहचान गई। अब फटिक चक्रवर्ती की माँ का भाई आ गया था, जो भूरे बालों वाला व्यक्ति था वह उसकी माँ का भाई था। तो सी रिकॉग्नाइज्ड हर ब्रदर, वह अपने भाई को पहचान गई। एंड क्राइड, और चिल्लाई, वाई दादा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, अरे दादा आप कहाँ से आए हो। एज शी सेड दीज वर्ड्स, और जैसे ही वह इन शब्दों को बोली, सी बोट टू द ग्राउंड, वह जमीन की तरफ झुकी। एंड टचड हिज फीट, और उसके पैरों को छूती है। हर ब्रदर हैड गॉन अवे, उसका भाई चला गया था। सून आफ्टर शी हैड मैरिड, जब उसकी शादी हुई थी, और उसके शादी के ठीक थोड़े समय के बाद उसका भाई चला गया था। एंड हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बम्बे, और उसने बम्बई में अपना व्यापार भी शुरू कर दिया था। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, और इसी दौरान उसकी बहन ने अपने पति को खो दिया। व्हाइल ही वॉज इन बॉम्बे, जब वह बम्बई में था। बिशंभर, और उसके भाई का क्या नाम था, बिशंभर, हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता, अब बिशंभर कलकत्ता आ गया था। एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर, और जब बम्बई से उसका भाई बिशंभर कलकत्ता आया तो उसने अपनी बहन के बारे में इंक्वायरी किया कि उसकी बहन कहाँ है। ही हैड देन हेसन टू सी हर एज सुन एज ही फाउंड आउट वेयर शी वाज, ही हैड देन हेसेंड, हेसेन का मतलब होता है शीघ्रता करना। अब उसने शीघ्रता किया कि अब उसे अपनी बहन का पता लगाना चाहिए, उससे मिलना चाहिए, जहाँ कहीं भी हो वह उससे जा कर के मिले। तो इस पैराग्राफ में कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि वह भूरे बालों वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि फटिक के मामा थे, यानी कि फटिक की माँ के भाई थे। जब फटिक की माँ की शादी हुई थी, उसके कुछ समय के पश्चात उसके भाई
वो चले गए थे बॉम्बे, वहाँ व्यापार शुरू किए और इसी दौरान फटीक के पिता का देहांत हो गया और कुछ समय के पश्चात बिशंभर वापस कलकत्ता आए तो उनका विचार हुआ कि चल करके बहन से मिलना चाहिए। अगले पैराग्राफ, द नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग, अगले कुछ दिन आनंद से भरे हुए थे। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज, अब उस भाई ने उन दोनों लड़कों के एजुकेशन यानी कि शिक्षा के बारे में पूछा। ही वॉज टोल्ड बाई हिज सिस्टर, अब उसकी बहन ने उसे बताया दैट फटिक वाज ए परपेचुअल न्यूसेंस, कि फटिक चक्रवर्ती व्यर्थ का लगातार निरंतर परेशान करने वाला एक बालक है। ही वॉज लेजी, वह बड़ा आलसी है, डिसओबीडियंट और आज्ञाकारी नहीं है, एंड वाइल्ड और असभ्य है। बट माखन वॉज एज गुड एज गोल्ड, लेकिन माखन इतना अच्छा है जितना सोना होता है। एज क्वाइट एज ए लैम्ब, और उतना विनम्र है जितना कि मेमना यानी कि लैम्ब। एंड वेरी फांड ऑफ रीडिंग, और बहुत ही रुचि लेता है पढ़ने में। बिशंभर काइंडली ऑफर्ड टू टेक फटिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड, अब बिशंभर ने तुरंत यह ऑफर अपनी बहन के सामने रखा कि फटिक को उसके बहन के हाथों से लेकर के अपने घर जाएगा एंड एजुकेट हिम, और उसे शिक्षित करेगा विथ हिज ओन चिल्ड्रेन इन कलकत्ता, अपने बच्चों के साथ कलकत्ता में। द विडोड मदर, अब विधवा माँ रेडली एग्रीड, तत्काल राजी हो गई, सहमत हो गई। व्हेन हिज अंकल आस्क्ड फटिक, और जब उसके मामा ने आस्क्ड फटिक, उससे पूछा इफ़ ही वुड लाइक टू गो टू कलकत्ता, कि क्या तुम कलकत्ता चलना पसंद करोगे, जाना पसंद करोगे उनके साथ। हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स, अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, फटिक चक्रवर्ती के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। एंड ही सेड, और वह बोला, वह यस अंकल, अरे हाँ मामा, इन अ वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मीन्ट इट, और इस तरीके से कहा कि बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वह जाना चाहता था। नेक्स्ट पैराग्राफ, इट वॉज एन इमेंस रिलीफ, अब बहुत राहत की सांस मिली टू द मदर, माँ को, टू गेट रीड ऑफ फटिक, कि अब उसे फटिक चक्रवर्ती से छुटकारा मिलने वाला है। सी हैड ए प्रेजुडाइज अगेंस्ट द बॉय, अब फटिक की माँ उसके प्रति थोड़ा सा पक्षपात करती थी। एंड नो लव वाज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स, और यद्यपि दोनों भाइयों में जो प्रेम था वह प्रेम की कोई कमी नहीं थी। सी वॉज इन डेली फियर दैट ही वुड आइदर ड्राउन माखन समडे, सी वॉज इन डेली फियर, वह रोज का रोज डरती थी, मतलब उसके अंदर रोज यह भय रहता था कि कहीं ऐसा न हो कि ही वुड आइदर ड्राउन माखन, कि किसी न किसी दिन फटिक जाकर के माखन को नदी में डुबो दे। सम डे इन द रिवर, किसी दिन जाकर माखन को नदी में डुबो देगा। आर ब्रेक हिज हेड इन फाइट, या फिर लड़ाई करके उसका सिर तोड़ देगा। आर रन हिम इनटू सम डेंजर आर अदर, या फिर उसे किसी खतरे में डाल देगा। एट द सेम टाइम, और उसी क्षण, सी वॉज समवॉट डिस्ट्रेस्ड, वह थोड़ी सी दुखी हो गई टू सी, यह देखकर फटिक्स एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे, कि फटिक कितना उत्सुक है वहाँ से जाने के लिए, अपने घर से जाने के लिए। फटिक एज सुन एज ऑल वॉज सेटल्ड केप्ट आस्किंग हिज अंकल एवरी मिनट, फटिक एज सुन एज ऑल वॉज सेटल्ड, जैसे ही सारी चीज़ें तय हो गई, फटिक केप्ट आस्किंग हिज अंकल, फटिक अपने अंकल से पूछता रहा एवरी मिनट, हर मिनट यह पूछता रहा व्हेन दे वेयर टू स्टार्ट, कि वे कब चलने वाले हैं। ही वॉज ऑन पिन्स एंड निडल्स ऑल डे लॉन्ग विथ एक्साइटमेंट, अब वह प्रतिदिन उसके अंदर उत्तेजना, पिन्स एंड निडल्स यानी सुई की तरह चुभती थी। एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट, अब पूरी रात लगभग जागता रहता था कि कब हम यहाँ से जाएं। He bequeathed to Makhan in perpetuity his fishing rod, his big kite, and his marbles. Indeed, at this time of departure, his generosity towards Makhan was unbounded. He bequeathed to Makhan, अब उसने माखन को दे दिया। इन परपेचुअटी, एक अच्छे स्वभाव की वजह से उसने क्या क्या उसे दिया। हिज फिशिंग राड, उसने अपनी मछली पकड़ने वाली कटिया जो होती है उसे दे दिया। हिज बिग काइट, अपनी बड़ी सी पतंग दे दिया। एंड हिज मार्बल्स, और अपने कंचे दे दिया। इंडीड, वास्तव में, एट दिस टाइम ऑफ डिपार्चर, इस प्रस्थान के समय पर,
हिज जेनरासिटी, जेनरासिटी का मीनिंग होता है उदारता। तो उसकी उदारता, माखन के प्रति उसकी उदारता की कोई सीमा नहीं थी। तो हमने देखा इस पैराग्राफ में कि फटिक ने किस प्रकार जाने से पहले अपनी कई सामग्रियों को, माखन को दे देता है। अगले पैराग्राफ में, व्हेन दे रीच्ड कलकत्ता, अब वे दोनों कलकत्ता पहुंच गए, फटिक और उसके अंकल। फटिक मेड दी एक्वेंटेंस ऑफ हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार फटिक चक्रवर्ती अपनी मामी से एक्वेंटेंस हुआ, परिचित हुआ। सी वॉज बाई नो मीन्स प्लीज्ड, वह किसी भी प्रकार से प्लीज्ड अर्थात खुश नहीं थी विथ दिस अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली, कि ये जो फटिक उसके परिवार में आकर के रह रहा है वह अननेसेसरी है। उसकी मामी ऐसा सोचती थी। अननेसेसरी माने अनावश्यक, एडिशन माने प्लस होना, टू हर फैमिली उसके परिवार में। तो उसके परिवार में अनावश्यक रूप से एक और सदस्य बढ़ जाना, इस बात से उसकी आंट यानी कि उसकी मामी खुश नहीं थी। सी फाउंड हर ओन 3 बॉयज, अब उसके खुद के 3 बच्चे थे, क्वाइट इनफ टू मैनेज, और उनको खुद मैनेज करना बड़ा कठिन था, विदाउट टेकिंग एनी वन एल्स, अब किसी और बच्चे की लेने की ज़रूरत नहीं थी। एंड टू ब्रिंग अ विलेज लैड ऑफ 14, और एक गांव के 14 साल के लैड माने लड़का, एंड टू ब्रिंग ए विलेज लैड ऑफ 14 इनटू देयर मिडेस्ट वाज टेरिबली अपसेटिंग। अब उसकी माँ, आंट के लिए, मामी के लिए एक 14 साल का लड़का जो गांव का हो, उसको घर पे लाना एक उसके दिमाग को भयानक रूप से अपसेट करने वाला था, डिस्टर्ब करने वाला था। बिशंभर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस, और उसकी मामी यह सोचती है कि बिशंभर को कम से कम 2 बार यह सोचना चाहिए था बिफोर कमिटिंग सच एन इनडिस्क्रिशन, इस प्रकार का निर्णय लेने से पहले उसे कम से कम 2 बार सोचना चाहिए था। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देयर इज नो वर्स न्यूसेंस देन ए बॉय एट द एज ऑफ 14। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, ये जो मानव संबंधों का संसार है, देयर इज नो वर्स न्यूसेंस, इससे कोई बुरा न्यूसेंस नहीं है कि एक लड़का जो कि 14 साल का हो। ही इज़ नाइदर ऑर्नामेंटल नार यूजफुल, वह न तो ऑर्नामेंटल है, बहुत ज़्यादा सजावटी है, नार यूजफुल, न तो बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू शोअर अफेक्शन ऑन हिम एज ए लिटिल बॉय, और उस पर अफेक्शन यानी कि स्नेह की बरसात करना असंभव है उसके ऊपर एज ए लिटिल बॉय, एक छोटे लड़के के रूप में। एंड ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और वह हमेशा वह इस मार्ग में आ रहा है। इफ़ ही टॉक्स विथ चाइल्डिश लिस्प, यदि वह एक बच्चों की तरह लिस्प तुतलाते हुए बोलता है, ही इज़ कॉल्ड ए बेबी, तो वह एक बेबी कहा जाता है। एंड इफ़ ही आंसर्स इन ए ग्रोन अप वे, लेकिन यदि वह कोई एक वयस्क की तरह बोलता है, ही इज़ कॉल्ड इम्पर्टिनेंट, तो उसे इम्पर्टिनेंट कहा जाता है। इन फैक्ट वास्तव में एनी टॉक, किसी भी प्रकार की बात, एट ऑल फ्राम हिम इज़ रिजेंटेड, एट ऑल फ्राम हिम, उसकी तरफ से कोई भी बात होती है फटिक की तरफ से, उसका रिजेंट हो जाता है, विरोध हो जाता है। देन ही इज़ एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज, और चूँकि अब वह इस समय एक अनअट्रैक्टिव और ग्रोइंग अवस्था में है, ग्रोइंग एज बढ़ती हुई अवस्था में है, और उसका जो आकर्षक है, अनअट्रैक्टिव है। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लोथ्स, और उसके कपड़े छोटे पड़ जा रहे हैं, वह बढ़ता जा रहा है। विथ इनडिसेंट हेस्ट, बहुत तीव्र गति से। हिज वॉइस ग्रोज, उसकी आवाज़ बढ़ जाती है, उसकी आवाज़ होयर्स हो जाती है, एंड ब्रेक्स फटने लगती है, एंड क्वेबर्स, और काँपने लगती है। हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर एंड अनसाइटली, उसका चेहरा अचानक एंगुलर और अनसाइटली हो जाता है। इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज़ द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ एवरी चाइल्ड, और यह बहुत आसान है कि एक जो बचपना का जो गलतियाँ होती हैं उसे माफ़ करना। बट इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेस इन बॉय ऑफ 14, लेकिन जो 14 साल का एक बच्चा है उसके अंदर जो कमियां हैं उसे अवॉइड करना बहुत मुश्किल होता है। द लैड हिमसेल्फ बिकम पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस, वह लड़का यानी कि फटीक स्वयं एक कष्टदायक उसके लिए है। व्हेन ही टॉक्स विथ एल्डरली पीपुल, जब वह बड़े लोगों के साथ बात करता है, ही इज़ आइदर अनडली फॉरवर्ड, या तो वह आगे बढ़ चढ़ के बोलता है,
आर एल्सो अनड्यूली साई, या फिर शर्मा करके बात करता है, दैट ही अपीयर्स असेम्ड ऑफ हिज वेरी एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट पैराग्राफ, येट फिर भी, इट इज़ एट दिस वेरी एज व्हेन इन हिज हार्ट offers young lad most craves for recognition and love and becomes the devoted slave of anyone who shows him consideration. Yet फिर भी, it is at this very age, फिर भी इस अवस्था में, when in his heart of heart, जब उसके हृदय के हृदय में एक यंग लैड, कोई नौजवान लड़का हो, छोकरा हो, मोस्ट क्रेव्स, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्रेव का मतलब उसको नीड होना, ज़रूरत होना, फॉर रिकग्निशन, कि लोग उसे मान सम्मान दे, लव, उसको स्नेह करें, एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनीवन, और जब कोई व्यक्ति उसे सम्मान देता है, उससे स्नेह करता है, तो कोई भी लड़का एक स्लेव बन जाता है, एक तरीके से उसका गुलाम बन जाता है, दास बन जाता है, समर्पित डिवोटेड स्लेव बन जाता है, एनीवन हु शोज हिम कंसिडरेशन, जो भी व्यक्ति उसके साथ थोड़ा सा कंसिडरेट करता है, विनम्रतापूर्वक बात करता है, तो वह उसका एक तरीके से डिवोटेड स्लेव बन जाता है। बट नन डेयर ओपनली लव हिम, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके साथ खुलकर स्नेह या प्रेम करे, फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंस, क्योंकि यह एक तरीके से अत्यधिक लापरवाही माना जाएगा, एंड देयर फॉर बैड फॉर द बॉय, और उस लड़के के लिए भी बुरा होगा। सो व्हाट विथ स्कोल्डिंग एंड चाइडिंग, तो इसलिए डांटने और धमकाने का क्या असर है, ही बिकम्स वेरी मच लाइक ए स्ट्रे डॉग, वह एक बहेतु कुत्ते की तरह होता है, दैट हैज़ लॉस्ट हिज मास्टर, जिसने अपने मालिक को खो दिया है। फॉर ए बॉय ऑफ 14, एक 14 साल का जो लड़का है, हिज ओन होम इज़ द ओनली पैराडाइज, उसका अपना खुद का घर स्वर्ग है। 14 साल का लड़का, यानी कि फटीक की बात हो रही है, उसका अपना घर एक स्वर्ग है। टू लीव इन ए स्ट्रेंज हाउस, अब वह एक विचित्र घर में रह रहा है, विथ स्ट्रेंज पीपुल, और विचित्र लोगों के साथ रह रहा है, इज लिटिल सार्ट ऑफ टार्चर, और ऐसे घर में रहना उसके लिए थोड़ा सा टार्चर की बात है, कष्टों को सहना है। वाइल द हाइट ऑफ द ब्लिस, जबकि जो खुशी की ऊंचाई है, इज टू रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ वुमेन, तो वहाँ पर जो औरत है उसका जो दयालु पूर्वक दृष्टि है उससे पता चलता है, एंड नेवर टू बी सेलेक्टेड बाई देम। इट वॉज एंग्विश टू फटिक टू बी द अनवेलकम गेस्ट in his aunt's house, despised by his clearly elderly women and slighted on every occasion. It was anguish to फटिक, और फटिक के लिए बड़े दुख की बात थी, to be the unwelcome guest, अब वह अपने मामा मामी के घर में गेस्ट के रूप में था, मेहमान के रूप में था, और वहाँ पर वह एक तरीके से उसका वेलकम नहीं था, उसकी मामी चूँकि उसे पसंद नहीं करती थी, इसीलिए लेखक ने अनवेलकम गेस्ट कहा है। तो इट वॉज एंग्विश टू फटिक टू बी द अनवेलकम गेस्ट, तो वह अनवेलकम गेस्ट था इन हिज आंट्स हाउस, वह अपनी मामी के घर में। डिस्पाइज्ड, डिस्पाइज का मीनिंग होता है घृणा करना, नफरत करना, बाय दिस एल्डरली वुमेन, इस बुजुर्ग महिला द्वारा वह घृणा किया जाता था, एंड स्लाइटेड, और नफरत किया जाता था, ऑन एवरी ओकेजन, हर क्षण उसे डांट फटकार मिलती थी। इफ सी ईवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, ही वुड बी सो ओवरजॉयड दैट ही वुड ओवरडू इट। अब इफ सी ईवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, अब जब कभी भी उसकी मामी उसे कुछ कहती थी कि मेरे लिए बेटा ये कर दो, तो ही वुड बी सो ओवरजॉयड, वह इतना अत्यधिक खुश हो जाता था, दैट ही वुड ओवरडू इट, कि वह उस कार्य को अधिक रूप से कर देता था, एंड देन सी वुड टेल हिम, और तब वह उसे बताती थी, नॉट टू बी सो स्टूपिड, कितना मूर्ख मत बनो, बट टू गेट ऑन विथ हिज लेसन्स, बल्कि अपने पाठों पर ध्यान दो। अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। The cramped atmosphere of neglected in his aunt's house oppressed Fatigue so much that he felt that he could hardly breathe. The cramped atmosphere, अब देखिए उस घर का जो एटमॉस्फियर था, क्रैम्प्ड था, एक तरीके से दम घुटने वाला वातावरण था। आप नेगलेक्ट, अब उसकी आंट, उसकी मामी उसे नज़रअंदाज करती थी, इन हिज आंट्स हाउस, मामी के घर में। अप्रेस्ड फटिक, अब फटिक को यह सब वातावरण ने इतना अप्रेस किया, दबा करके रखा, सो मच, इतना, दैट ही फेल्ट दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ, कि उसे ऐसा लगा कि वह मुश्किल से ही इस घर में रहकर सांस ले पा रहा है। ही वांटेड टू गो आउट, वह बाहर जाना चाहता था, इनटू द ओपन कंट्री, खुले गांव में, एंड फिल हिज लंग्स, और अपने फेफड़े में भरना चाहता था शुद्ध हवा, एंड ब्रीथ फ्रीली, और स्वतंत्र रूप से सांस लेना चाहता था।
बट देयर वॉज नो ओपन कंट्री टू गो, लेकिन कलकत्ता शहर में बाहर कहीं पर कोई गांव खुला हुआ नहीं था। सराउंडेड ऑन ऑल साइड, चारों तरफ घिरा हुआ था, बाई कलकत्ता हाउसेस एंड वॉल्स, और कलकत्ता के घरों से दीवालों से घिरा हुआ था। ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट ऑफ हिज विलेज। अब उसे रात, फिर अगले रात, फिर अगले रात उसे अपने गांव की सपने दिखाई देने लगे, विलेज होम, एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर। लॉन्ग माने इच्छा करना। अब उसकी इच्छा होने लगी कि वह वापस अपने घर चला जाए। ही रिमेंबर्ड द ग्लोरियस मीडो। अब उसे याद आ रहा है। अब देखिए, अब उसको जो पार्ट का टाइटल है होम कमिंग, घर वापसी, अब एक घर वापसी उसके दिमाग में आ रही है। ही रिमेंबर्ड द ग्लोरियस मीडो। अब उसे याद आया वह शानदार चरागाह, वेयर ही यूज टू फ्लाई काइट, जहाँ पर वह पतंग उड़ाया करता था, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर। द ब्रॉड रिवर बैंक्स, वह चौड़ा नदी का किनारा, वेयर ही वुड वांडर, जहाँ पर वह घूमा करता था, अबाउट द लाइव लॉन्ग, पूरे दिन भर, डे सिंगिंग, गाते हुए, एंड शाउटिंग फॉर जॉय, और खुशी के मारे चिल्लाते हुए दिन भर नदी के किनारे वह भ्रमण करता रहता था। द नैरो ब्रुक, वह संकीर्ण झरना, वेयर ही कुड गो, जहाँ पर वह जाता था, एंड ड्राइव, जहाँ पर वह डुबकी लगाता था, एंड स्विम, और तैरता था, एट एनी टाइम, किसी भी क्षण, ही लाइक, जिसे कि वह पसंद करता था। ही थॉट ऑफ हिज बैंड ऑफ बॉय कंपेनियंस। अब वह उसे अपने साथियों की भी याद आने लगी, ओवर होम, जिन पर ही वॉज डिस्पॉट, जिनका कि वह एक मुखिया था। एंड एवं बाल, कुल मिला करके, द मेमोरी, उसकी यादें, ऑफ द टायरेंट मदर, उसकी जो अत्याचारी माँ थी, हु हैड सच ए प्रेजुडाइस अगेंस्ट हिम, जो उसका पक्षपात करती थी, ऑक्युपाइड हिम डे एंड नाइट, और दिन रात उसका विरोध करती थी। ए काइंड ऑफ फिजिकल लव, एक प्रकार का शारीरिक प्रेम, लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, जैसे कि जानवरों का परितु होता है। ए लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द वन, और उसकी एक इच्छा थी, टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द वन हु इज़ लव्ड, कि ऐसे व्यक्ति के साथ रहे जो उससे प्रेम करता हो। एंड इन एक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस ड्यूरिंग अब्सेंस, और अब उनकी अनुपस्थिति में उसे यह सब महसूस हो रहा है। A silent cry of the inmost heart of the mother, like the lowing of the calf in the twilight, this love, which was almost an animal instinct, agitated. The shy, nervous, lean, uncouth, and ugly boy. No one could understand it, but it preyed upon his mind continuously. Next paragraph है, there was no more बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल देन फटीक। इस लाइन में लेखक ने कहा है कि स्कूल में फटीक से पिछड़ा कमजोर लड़का कोई दूसरा लड़का नहीं था। ही गैप्ड एंड रिमेंड साइलेंट व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन, और वह स्कूल गैप भी करता था, कभी जाता था कभी नहीं जाता था, रिमेंड साइलेंट, और शांत रहता था, व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन, जब कभी भी टीचर उससे प्रश्न पूछते थे तो वह शांत रहता था। एंड लाइक एन ओवर लेडन एस, और एक अत्यधिक भार लदे हुए गधे की तरह, पेशेंटली सफर्ड, और शांतिपूर्वक कष्ट को सहता था, ऑल द ब्लोज दैट केम डाउन ऑन हिज बैक, जो उसकी पीठ पर उसकी पिटाई होती थी उस सब सहन करता था एक गधे की तरह। व्हेन अदर बॉयज वेयर आउट एट प्ले, जब सारे लड़के बाहर खेलने के लिए चले जाते थे, ही स्टूड विस्टफुली बाय द विंडो, खिड़की के पास चिंतन करते हुए खड़ा हो जाता था, एंड गेज्ड एट द रूफ्स ऑफ द डिस्टेंस हाउसेस, और दूर स्थित घरों के छतों को निहारता था। एंड इफ बाई चांस, और यदि कोई सौभाग्यवश, ही स्पाइड चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द ओपन टेरास ऑफ एनी रूफ, अगर भाग्यवश, अगर वह किसी के छत पर, टेरास पर, रूफ पर, खुले छत पर बच्चों को खेलते हुए देखता था, तो हिज हार्ट वुड एक, तो उसके हृदय में भी एक होने लगता था, दर्द होने लगता था, विथ लॉन्गिंग, और उसकी भी इच्छा होती थी। वन डे ही समन्ड अप ऑल हिज करेज, एक दिन उसने अपनी साहस को बटोरा, एंड आस्क्ड हिज अंकल, और उसने अंकल से पूछा, अंकल व्हेन कैन आई गो होम, कि मैं कब घर जा सकता हूँ। हिज अंकल आंसर्ड, उसके अंकल ने उत्तर दिया, वेट टिल द हॉलीडेज कम, इंतजार करो जब तक कि छुट्टियाँ आ नहीं जाती हैं। बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल नवंबर, लेकिन नवंबर के पहले छुट्टियाँ आने वाली नहीं थी। एंड देयर वाज ए लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, और अभी भी लंबा समय उसके लिए इंतजार करना बाकी था। वन डे फटीक लॉस्ट हिज लेसन बुक, एक दिन फटीक की बुक खो गई, लेसन वाली। इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स ही हैड फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट इंडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन्स,
और जब उसकी पुस्तक होती थी तब भी उसकी मदद से ही हैड फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट इंडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन। तो वह बहुत मुश्किल ही पाता था कि पुस्तक की सहायता से अपने पाठ को तैयार करे। नाउ इट वॉज इम्पॉसिबल, अब तो असंभव है। पुस्तक थी तो लेसन तैयार नहीं करता था, और नहीं है तब कैसे तैयार करेगा। डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, द टीचर वुड केन हिम अनमर्सीफुली। केन माने पीटना, अनमर्सीफुली माने निर्दयतापूर्वक। तो दिन आफ्टर डे अर्थात दिन प्रतिदिन टीचर उसको निर्दयतापूर्वक पीटते थे बेत से। हिज कंडीशन बिकेम सो एब्जेक्टली मिजरेबल, अब उसकी दशा इतनी दयनीय हो गई दैट इवन हिज कजिन्स वेयर असेम्ड टू ओन हिम, कि उसके चचेरे भाई भी उसको अपने में घर में रख करके शर्मिंदा हो गए। दे बिगेन टू जीयर एंड इंसल्ट हिम, वे सभी उसका मजाक उड़ाने लगे, उसको अपमानित करने लगे। मोर देन दी अदर बॉयज़, दूसरे लड़कों की अपेक्षा ये लोग ज़्यादा उसको अपमानित करने लगे। ही वेंट टू हिज आंट एट लास्ट, अंत में वह अपनी आंट के पास, मामी के पास गया। एंड टोल्ड हर, उससे कहा दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक, कि उसने अपनी पुस्तक खो दिया है। हिज आंट परस्यूड हर लिप्स इन कंटेम्प्ट, अब उसकी आंट क्रोध में अपने ओठों को दबाती है और कहती है, यू ग्रेट क्लमसी, तुम भद्दे, कंट्री लाउड, गांव के देहात, हाउ कैन आई अफोर्ड, मैं कैसे वहन कर सकता हूँ, विद ऑल माई फैमिली, अपने पूरे परिवार के साथ, टू बाई यू न्यू बुक्स 5 times a month, एक महीने में 5 बार तुम पुस्तक को खो दिए हो, तो मैं तुम्हें कैसे वहन कर सकता हूँ। दैट नाइट, उस रात्रि को, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, फटिक स्कूल से घर वापस आ रहा था। फटिक हैड ए बैड हेडेक, उसके सिर में दर्द हुआ, विद ए फिट, और उसको चक्कर आ रहा था। शिवरिंग, काँप पी रहा था। ही फेल्ट, वह महसूस किया कि ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरियल फीवर, कि उसको मलेरियल फीवर होने वाला या हो गया है। हिज वन ग्रेट फियर वाज दैट ही वुड बी न्यूसेंस टू हिज आंट, अब उसके अंदर एक डर यह भी थी कि उसकी मामी के लिए वह परेशानी का सबक बन जाएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, फटिक वाज नो हेयर टू बी सीन, अगले सुबह फटिक का पता नहीं चला कि वह कहाँ है। आल सर्चेस, तलाशी की गई, इन द नेबरहुड, पड़ोस में, प्रूव्ड फ्यूटाइल, तो पड़ोस में जो उसकी तलाश की गई वह तलाश व्यर्थ निकली। द रेन हैड बिन पोरिंग इन टोरेंट्स ऑल नाइट, और पूरी रात मूसलाधार वर्षा हो रही थी। एंड दोज हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय, और वे लोग जो उसको खोजने के लिए निकले थे, गाट ड्रेंच्ड थ्रू द स्किन, उनका शरीर भीग गया। एट लास्ट बिसम्बर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस, अंत में बिसम्बर ने पुलिस की मदद लिया। एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में, ए पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर, दरवाजे पर एक पुलिस की गाड़ी आकर खड़ी हुई। इट वॉज स्टिल रेनिंग, अभी भी बारिश हो रही थी। एंड द स्ट्रीट्स वर ऑल फ्लडेड, और गलियों में बाढ़ का पानी आ गया था। 2 कांस्टेबल्स ब्रॉट आउट फटिक इन देयर आर्म्स, 2 सिपाही अपनी बाहों में फटिक को उतारे। एंड प्लेस्ड हिम बिफोर बिसम्बर, और बिसम्बर के सामने रख दिए। ही वॉज वेट, वह भीग गया था। थ्रू फ्रॉम हेड टू फुट, सिर से लेकर पैरों तक भीग गया था। मडी, पूरा कीचड़ युक्त हो गया था। ऑल ओवर हिज फेस एंड आईज फ्लस्ड रेड विथ फीवर, और बुखार की वजह से उसका चेहरा और आंखें लाल हो गई थी। एंड हिज लिम्स आल ट्रेम्बलिंग, और उसके अंग काँप रहे थे। बिसम्बर कैरिड हिम इन हिज आर्म्स, बिसम्बर अपनी बाहों में उसे उठाकर ले गया। एंड टूक हिम इनटू द इनर अपार्टमेंट्स, अंदर के कमरे में ले गया। व्हेन हिज वाइफ सा हिम, जब उसकी पत्नी ने उसे देखा, सी एक्सक्लेम्ड, वह चिल्लाई, व्हाट हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैव गिवन अस, कि कितना मुसीबत इस बच्चे ने हम लोगों को दिया है। हैडंट यू बेटर सेंड हिज होम, कि बेहतर होता कि तुम इसको घर भेज दिए होते। फटिक हियर्ड हर वर्ड्स, फटिक उसके शब्दों को सुना। एंड साफ्ट आउट लाउड, और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अंकल आई वॉज जस्ट गोइंग होम, मामा जी मैं तो घर जा रहा था। बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन, लेकिन इन लोगों ने मुझे पकड़कर यहाँ पर उठा लाया। द फीवर रोज वेरी हाई, बुखार और तेज हो गया। एंड ऑल दैट नाइट, पूरी रात द बॉय वॉज डेलीरियस, वह लड़का बुखार से तड़पता रहा। बिसम्बर ब्राट इन ए डॉक्टर, बिसम्बर एक डॉक्टर को बुलाए। फटिक ओपनड हिज आईज फ्लस्ड विथ फीवर, फटिक अपनी आँखों को खोला जो कि बुखार से फ्लस कर रही थी। एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग, छत की तरफ देखा। एंड सेड वैकेंटली, और उसे जब खाली दिखाई दिया तो उसने बोला, अंकल हैव द हॉलीडेज कम यट, अंकल जी क्या छुट्टियां आ गई हैं, मे आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ। बिसम्बर वाइप द टीयर्स फ्रॉम हिज ओन आईज, बिसम्बर ने अपनी आँखों से आंसू पोछे। एंड टूक फटिक्स लीन एंड बर्निंग हैंड्स, और फटिक के दुबले पतले और जलते हुए हाथ को अपने हाथ में लिए। एंड सैट बाई हिम,
और उसके पास बैठ गए। द नाइट, उस रात, पूरी रात बैठ गए। द बॉय बिगेन अगेन टू मटर, लड़का वह पुनः बड़बड़ाने लगा। एट लास्ट हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड, अंत में उसकी एट लास्ट हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड, अंत में उसकी आवाज़ उत्तेजित हो गई। मदर, ही क्राइड, वह चिल्लाया, माँ, डोंट मीट मी लाइक दैट, इस तरह मत पीटो, मतलब एक तरीके से उसको सदमा आ रहा है। माँ, माँ को याद करते हुए, माँ, ही क्राइड, वह चिल्लाया, डोंट बीट मी लाइक दैट, मुझे इस तरीके से मत पीटो। मदर, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सत्य बता रहा हूँ। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, फटिक बिकेम कॉन्शियस फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के लिए फटिक बेहोश हो गया। ही टर्न्ड हिज आइज अबाउट द रूम, अपने कमरे में चारों तरफ देखा। एज इफ, मानो कि एक्सपेक्टिंग समवन टू कम, मानो कि वह उम्मीद कर रहा हो कि कोई आए और उसे लेकर जाए। एट लास्ट, अंत में, विथ एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, निराशा से भरे हुए, हिज हेड सैंक बैक ऑन द पिलो, उसका सिर तकिए पर निराशा से भरकर नीचे गिर पड़ा। ही टर्न्ड हिज फेस, उसने अपना चेहरा घुमाया, टू द वॉल, दीवार की तरफ, विथ ए डीप साई, एक गहरी सांस के साथ। दिसंबर न्यू हिज थाट्स, दिसंबर उसकी सोच को समझ गया। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड, अपना सिर झुकाते हुए, विस्फर्ड, फुसफुसाया, फटीक, आई हैव सेंट फॉर योर मदर, फटीक, मैंने तुम्हारी माँ को बुलाया है। द डे वेंट बाई, दिन बीता। द डॉक्टर सेड इन ट्रबल्ड वॉइस, अब डॉक्टर ने कुछ मुसीबत भरे शब्दों में बोले, दैट द बॉयज़ कंडीशन वॉज वेरी क्रिटिकल, कि लड़के की जो दशा है बहुत ही क्रिटिकल है। फटिक बिगेन टू क्राई आउट, फटिक चिल्लाने लगा, बाय द मार्क 3 फैदम, बाय द मार्क 4 फैदम, बाय द मार्क, ये फटिक जो है चिल्लाने लगा जैसा कि वह नदी के किनारे जब नाव पर बैठता था तब चिल्लाता था। ही हैड हियर्ड द सेलर, उसने नाविक को यह शब्द कहते हुए सुना था, ऑन द रिवर, नदी के किनारे, स्टीमर कॉलिंग आउट द मार्क ऑन द प्लम्ब लाइन, नाउ ही वॉज हिमसेल्फ प्लम्बिंग एन अनफॉर्मेबल सी, अब वह स्वयं एक कभी न पार करने वाले समुद्र को पार करते हुए इस तरीके से इन शब्दों का उच्चारण कर रहा था। लेटर इन द डे, बाद में उस दिन, फटिक्स मदर बर्स्ट इनटू द रूम लाइक ए व्हर्लपूल, तो उसकी माँ प्रवेश की लाइक ए व्हर्लपूल विंड, जैसे कि कोई चक्रवात आ गया हो। एंड बिगेन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड, और बिस्तर के इस साइड से उस साइड वह छटपटाने लगी। एंड मोन, और कराहने लगी। एंड कराई, और रोने लगी, इन ए लाउड वॉइस, जोर जोर की आवाज़ में। दिसंबर ट्राई टू काम हर एजिटेशन, दिसंबर उसके एजिटेशन को, क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। बट सी फ्लंग हरसेल्फ ऑन द बेड, लेकिन वह बेड पर गिर पड़ी। एंड क्राइड, और चिल्लाई, फटिक माई डार्लिंग, माई डार्लिंग, फटिक मेरे बेटे, मेरे बेटे। फटिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट फॉर ए मोमेंट, और फटिक अब एक क्षण के लिए अपने रेस्टलेस मूवमेंट को रोका। हिज हैंड्स सीज्ड बीटिंग अप, अब उसके हाथ धड़कने बंद हो गए। अप एंड डाउन, ही सेड, और वह बोला, फटिक बोला, या। द मदर क्राइड अगेन, अब उसकी माँ पुनः चिल्लाई, फटिक माई डार्लिंग, माई डार्लिंग, फटिक मेरे बेटे, मेरे बेटे। फटिक वेरी स्लोली टर्न हिज हेड एंड विदाउट सीइंग एनीबडी सेड, मदर द हॉलीडेज हैव कम। तो फटिक वेरी स्लोली टर्न हिज हेड, तो बहुत धीरे से फटिक ने अपने सिर को घुमाया और विदाउट सीइंग एनीबडी, बिना किसी को देखे, सेड, कहा कि माँ द हॉलीडेज हैव कम, की छुट्टियाँ आ गई हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फटिक चक्रवर्ती किस प्रकार गांव में रहता था और गांव से उसका शहरों का जाना, और शहर की जो ज़िंदगी थी, शहर का जो वातावरण था, वहाँ के वातावरण में उसका ढल न पाना, फिर उसकी घर वापसी, होम कमिंग किस प्रकार होती है, हमने इसका अध्ययन किया। बहुत ही सुंदर पाठ। धन्यवाद।